करूं? हाँ, नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से ये जो व्याख्यानमाला चल रही है, लेक्चर सीरीज चल रही है, इसमें मैं आज आपके सामने हूँ और मैं अभिनय और अभिनय की तकनीक, अभिनय का प्रशिक्षण, इसको लेकर आपसे चर्चा करूँगा। कुछ बातें आपको सैद्धांतिक रूप से बताने की कोशिश करूँगा और कुछ महत्वपूर्ण अभिनय प्रशिक्षण पर आधारित पुस्तकों के बारे में भी आपके सामने उल्लेख करूँगा और अभिनेताओं का किस तरह से शिक्षण चलता है, इस पर बहुत सारी यहाँ वहाँ जानकारियाँ और टेक्निक्स हैं। पर यहाँ मेरा उद्देश्य ये है कि मैं नए आने वाले अभिनेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करूं कि अभिनय में प्रशिक्षण का क्या महत्व है। जो हम प्रशिक्षण अभिनय के लिए लेते हैं, उसमें अनेक सिद्धांतों और तकनीकों का बड़ा बेजोड़ महत्व होता है। एक अभिनेता को जो अभिनय करना चाहता है, बल्कि अभिनय करने के लिए अभिनय सीखना चाहता है, उसको इन चीज़ों के लिए मन में एक उत्साह और लगन पैदा होनी चाहिए। तभी वो अपने आप को ढूंढ सकता है और अभिनय में काम करने के लिए, अभिनेता होने के लिए किस तरह से वो अपने आप को मांझे, कैसे वो अपने यंत्रों पर काम करे, इस ओर उसको सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभिनेता के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि ये एक बड़ा कठिन समय चल रहा है। एक वैश्विक आपदा ने हमको घेर लिया है, जिससे हम लड़ रहे हैं। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है और इससे लड़ने के लिए अपने सुरक्षित रास्तों से इसको परास्त करना चाहता है और सभी लोग इतने सजग हैं। ऐसे में अभिव्यक्ति के काम के रास्ते बदल रहे हैं और हमें उसके साथ कदम ब कदम मिलाकर चलना है। मैं फिर से जब अपनी बात पर आऊँगा तो यही कहूँगा कि अभिनय एक प्रशिक्षण के साथ अगर हम शुरू करते हैं तो हम अभिनय में दूर तक जाते हैं। मैं आप लोगों का इसमें स्वागत करता हूँ, पर एक बात जो मेरे मन में मुझे दुखी कर रही है और मैं इससे बहुत दुखी हूँ, वो ये है कि पिछले महीने और हमारे कुछ रंगमंच के साथी हमको छोड़कर चले गए हैं। अभिनेत्री उषा गांगुली वो हमारे बीच में नहीं रहीं। सिने अभिनेता सदाबहार सिने अभिनेता ऋषि कपूर का भी निधन हो गया, जो बहुत दुखद बात है। इसी के साथ हमारे क्लासमेट, रंग चिंतक, बहुत सुलझे हुए कलाकार रवि उपाध्याय भी नहीं रहे और हमारे बहुत नज़दीकी एक महत्वपूर्ण अभिनेता और एक नए तरह के प्रतिभावान अभिनेता इरफान खान साहब भी हमारे बीच नहीं रहे। कैंसर से लड़ते हुए वो हमको छोड़ गए। दुख होता है। ये सभी बहुत कर्मठ और बहुत ही प्रभावशाली अभिनेता रहे हैं। मैं इनकी स्मृति को नमन करता हूँ
और आज जो कुछ भी मैं आपके बीच अभिनय की तकनीक और अभिनय को लेकर शेयर करूंगा, ये उनकी स्मृति को नमन है। तो मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ। ये जो आज का विषय है अभिनय और अभिनय प्रशिक्षण लेते हुए अभिनय की तकनीक यानी कि टेक्निक। वास्तव में ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। बात सामने ये भी आती है कि अभिनय करने के लिए क्या अभिनय सीखना जरूरी है? क्या अभिनय सीखने से ही कोई अभिनेता अभिनय करने लगता है? ये भ्रांतियां बहुत समय से चली आती हैं, पर इसी के साथ साथ हम ये भी मानकर चलते हैं कि अभिनय प्रशिक्षण की परंपरा प्राचीन है और कई रूपों में, कई स्कूल्स में, कई मेथोडोलॉजी में, कई पेडागोजी में ये लगातार विकसित होती रही है। हमारे यहाँ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इसका एक सशक्त प्रमाण है। हमें ये मानकर चलना चाहिए कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में अभिनय पद्धति का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्ष विस्तार से मिलते हैं। तो मैं पहले नाट्यशास्त्र की बात करूंगा। नाट्यशास्त्र से बतौर अभिनेता हम क्या लें, कैसे हम नाट्यशास्त्र को बतौर अभिनेता अपनाएं और कैसे उसका अध्ययन करें और उसकी ध्रुव रूढ़ियों से बचते हुए, उसके विद्वानों द्वारा दिए गए शास्त्रार्थों से बचते हुए सीधा, सरल और अपने लिए उपयोगी रास्ता ढूंढ निकालें। इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। मैं पहले एक दृश्य की बात करूंगा। नाट्यशास्त्र के पहले अध्याय में बड़ा दिलचस्प दृश्य आता है। इसमें भरत मुनि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं और सब चुप हैं। इस चुप्पी का क्या मतलब है? इस खामोशी का क्या मतलब है? नाटक शुरू करने के लिए, नाटक का अभ्यास शुरू करने से पहले ये एक मौन है, ये एकाग्रता है। या नाटक की रिहर्सल बहुत लंबी चली है, अभ्यास चला है, उसके बाद एक विश्राम है। या नाटक को लेकर के जो विचार विमर्श होने जा रहा है उससे पहले एक समूह में बैठकर बातचीत हो रही है, तभी एक मुनि आत्रेय आते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है, यानी कि शास्त्र शुरू होता है, सवाल जवाब। तो नाट्यशास्त्र की संरचना इन्हीं सवालों जवाबों के बीच में तैयार हुई है। तो ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है कि जो कुछ भी अभिनय पर किताबें बनती हैं, सिद्धांत बनते हैं, उसमें उससे पहले का जो रंगमंच होता है, उससे पहले के रंगमंच का जो विचार होता है, पद्धतियाँ होती हैं, उन सब को पकड़ने की कोशिश होती है और फिर उसको एक मेथड में डालने की कोशिश होती है। तब कोई सिद्धांत या तब कोई प्रिंसिपल्स सामने आते हैं। इसलिए थ्योरी, मेथड, प्रिंसिपल, इनका हमें सम्मान करना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए और इसको अपने लिए बतौर अभिनेता सुलझाना चाहिए। इसको ऐसे किनारे कर देना ठीक नहीं होगा कि अभिनय तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है। यकीनन अभिनय एक प्रायोगिक चीज़ है, उसका अपना एक महत्व है, उसमें व्यावहारिकता है। अभिनेता को मंच पर जाना होता है, पर अभिनेता को अध्ययन भी करना होता है, अभिनेता को प्रशिक्षण भी लेना होता है, अभिनेता को अभ्यास भी करना होता है, अभिनेता को अपनी भूमिका के साथ न्याय भी करना होता है और मंच पर भी जाना होता है। ये सारी चीज़ें अभिनेता के साथ निरंतर चलती रहती हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि हम ये देखें कि नाट्यशास्त्र में अभिनय की क्या परिभाषा हमारे सामने आती है। बहुत सीधी सादी
परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है। यानी कि अभिनय एक कला है। ये कला कैसे बनती है, ये हमें सोचना चाहिए। अभिनय शब्द कैसे है, ये सीधा साधा परिभाषा के रूप में देखें तो अभि उपसर्ग में नी धातु और यश का प्रत्यय, यानी कि यश यानी कि इसके सहारे से अभि जोड़ के नी जोड़ के यज, यानी कि अभिनय। अभिनय का अर्थ है सामने, सामने अर्थात सामने बैठे दर्शकों तक ले जाने वाली एक संप्रेषणीय कला। ये है छोटी सी परिभाषा। नाटककार के आलेख को अभिनेता दर्शकों के सामने ले जाता है। ये एक छोटी सी परिभाषा है जिसके सहारे से हम समझ सकते हैं कि एक अभिनेता दर्शकों से कैसे जुड़ता है। एक छोटी सी जानकारी और कि ऐसा कहा जाता है कि नाट्यशास्त्र पंचम वेद है और उसका जो रूप बना है वो 4 वेदों से मिलकर बना है। ऐसा भी पढ़ने में आता है कि ऋग्वेद से पाठ लिया गया है, सामवेद से गीत गायन और संगीत लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। इन सब का जो समावेश है उसमें एक नाट्यशास्त्र का रूप निकल के आता है जिसको हम 5वां वेद कहते हैं। ये सब बातें आप लोग जानते होंगे, मैं वैसे ही अपनी बात को शुरू करने के लिए कह रहा हूँ। यानी कि 4 बड़े तत्व हैं अभिनय में। आलेख है, गीत संगीत है, अभिनय है, रस है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें एक अभिनेता है, एक अभिनय है और फिर भाव से रस तक की यात्रा है। यानी कि एक तरह से अभिनेता जो रंगमंच में आने पर अभिनय सीखता है उसके लिए भरत मुनि ने 4 तरह का अभिनय बताया है। एक आंगिक है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक वाचिक है, एक आहार्य है, एक सात्विक है और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ और अभिनय है वो है चित्राभिनय। यानी कि आंगिक, वाचिक और आहार्य को जोड़ देने के बाद जो रूप बनता है उसमें अगर सात्विक मिला दें, सात्विक भी जुड़ जाए तो एक तरह की अभिनय का रूप निकल के आता है। जरूर है ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, पर जब अभिनेता अभिनय करता है तो आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक का कॉम्बिनेशन होता है। आंगिक मतलब शरीर के अंगों द्वारा किया जाने वाला अभिनय, वाचिक मतलब शब्द वाचन और कैसे बोला जाए इससे जुड़ा हुआ अभिनय, आहार्य रूप सज्जा, वेशभूषा, मंच सामग्री से जुड़ी हुई चीज़ें और सात्विक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अभिनेता के अंदर की भावनाएं, अंदर का अभिनय, अंदर जो उसके चल रहा है वो अपने शारीरिक चेष्टाओं से कैसे दिखाए। ये सब चारों जब मिल जाते हैं तो एक अभिनय का स्वरूप हमें दिखाई देता है। इसके अंदर 2 महत्वपूर्ण और चीज़ें हैं, एक लोकधर्मी है, एक नाट्यधर्मी है। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे ट्रेनिंग का रूप निकल के आता है। आंगिक के रूप में हम देखते हैं कि जब हम आंगिक में प्रशिक्षण लेते हैं तो जैसे योग है, गतियाँ हैं, जिसे कहेंगे फिजिकल मूवमेंट है, नृत्य है, खेल हैं, व्यायाम है, यानी कि शारीरिक खेल हमारे भारतीय खेलों में पटेबाजी है, रणखंभ है और माटी अखाड़ा है, कचका है। इस तरह की ट्रेनिंग और युद्ध के अभ्यास की कलाएं, यानी कि थांगटा है और इसी तरह की दूसरी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, इससे जुड़ी हुई जो पूरी ट्रेनिंग है, यानी कि आंगिक है जिसके अंदर हम अपने शरीर को तैयार करते हैं, मांसपेशियों का लचीलापन, मांसपेशियों की में स्फूर्ति, उनके अंदर शक्ति, उनकी सूक्ष्मता को परखना, ये भी एक महत्वपूर्ण आंगिक है। इसी तरह से वाचिक में रेजुलेटर्स हैं, आवाज़ें, बेस है, कंठ है और मस्तिष्क की आवाज़ें हैं। इस तरह से जो रेजुलेटर्स हैं वो कैसे काम करते हैं ये वाचिक में आता है। आहार्य में तो आप जानते ही हैं, जैसे रूप सज्जा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। उसमें हम अपने को
भूमिका के अनुसार ढालते हैं। इसी तरह से सात्विक में बहुत सारे इंटरनल फीलिंग्स है, जैसे कांपना, चेहरे का सफ़ेद पड़ जाना, पसीना आना वगैरह वगैरह। सबको अगर आप नाट्यशास्त्र के अध्ययन में पढ़ेंगे तो आपको इस सब की जानकारी मिलेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको मैं जल्दी से बता देना चाहता हूँ वो है रस। रस सिद्धांत जो है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहना चाहिए पद्धति है, प्रक्रिया है, जिससे अभिनेता बहुत कुछ सीख सकता है और उसको लेकर के वो अपनी भूमिका के साथ रस की निष्पत्ति तक जा सकता है, यानी कि दर्शकों से उसकी अनुभूति करा सकता है। जैसे उसमें जो भाव है फिर स्थायी भाव के साथ चलता है, फिर स्थायी भाव विभाव में बदल जाता है, यानी कि क्या कारण है, फिर जो विभाव है वो अनुभाव में बदल जाता है, यानी कि जगने वाले भाव। इसमें फिर एक आलम्बन भी है, जैसा कि आप जानते होंगे, एक उद्दीपन है। आलम्बन जो भाव को जगाता है, उद्दीपन जैसे जिसको देख करके भाव जगता है, इसी को देखकर हमारे रूप भाव कैसे जगता है। फिर उसी में है संचारी भाव, जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और फिर मिट जाती हैं, वैसे ही बहुत थोड़ी देर के लिए हमारे मन में भाव आते हैं, फिर भाव पर दूसरा भाव आ जाता है। इसी तरह से वो भाव का आना जाना चलता रहता है। फिर संचारी भाव से फिर रस की ओर जाते हैं, यानी कि रस जो है एक तरह से चरित्र का वो रूप है जहाँ पर वो अपना एक प्रभाव छोड़ता है, एक प्रभाव बनकर आ जाता है, विकसित हो जाता है। यानी कि श्रृंगार है, रौद्र है, वीर है, करुण है, भयानक है, विभत्स है, हास्य है और अद्भुत है। ये सब तो ठीक है, पर रस की निष्पत्ति वाला जो आइडिया है नाट्यशास्त्र में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस की निष्पत्ति किस में है, अभिनेता में या देखने वाले दर्शकों में। यहाँ ये बात कहना जरूरी है कि अभिनेता से गुजर कर दर्शकों में, यानी कि पहले अभिनेता उसको जीता है, उसको समझता है और फिर दर्शक में उसका रूप निकल के आता है, दर्शक उसके साथ जुड़ता है और उससे आनंदित होता है, उससे प्रभावित होता है। इसी के साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो सिद्धांत है वो है साधारणीकरण का सिद्धांत। अभिनव गुप्त ने साधारणीकरण का सिद्धांत बताते हुए कहा है कि एकाकार हो जाता है अभिनेता और दर्शक का जो आदान प्रदान है वो एकाकार हो जाता है और वो उससे आइडेंटिफाई कर लेता है, जुड़ जाता है। इसी के साथ साथ जो न्याय है, अभिनय के जो न्याय है, यानी कि उसके साथ जो उसका दर्शन जुड़ा हुआ है, उसमें भी 2-3 चीज़ें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे पहला है चित्रतुरग न्याय, यानी कि न्याय मतलब जस्टिस। एक ऐसी अनुकृति बनाएं जो अनुकृति है पर उसमें मूवमेंट है, जीवंतता है। यानी कि एक समझिए दौड़ता हुआ घोड़ा है, उसका चित्र बनाने पर हमें दिखता है कि एक घोड़ा जो है दौड़ रहा है, पर वो एक चित्र है, पर उसमें हमें उसकी गति दिखाई देती है, उसका वेग दिखाई देता है। यानी कि हम ऐसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा अभिनय करते हैं जिसके अंदर एक चित्र भी है और एक गति भी है, यानी कि हम उसको इस तरह से देखते हैं कि वो जीवंत है। इसी तरह से पत्र छेदन न्याय भी सुनने में आता है, जिसमें एक सुई अनेक पत्ते को एक ही वक्त में छेदती हुई चली जाती है और एक ही वक्त में अनेक पत्तों से गुजर जाती है। ऐसे ही छोटे छोटे क्षणों से अभिनेता एक साथ गुजरता चला जाए और वो दिखाए कि मोमेंट टू मोमेंट वो कैसे जी रहा है। फिर एक और बात जो आप ध्यान लेकर चल सकते हैं वो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जाती है कि एक सेंटेंस आपने सुना होगा, नट भवति राजा। एक नट जो है जब राजा की भूमिका निभाता है तो वो राजा हो जाता है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर अगर हम सोचेंगे, अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ हमको मिल जाएगा। फिर एक और बात जल्दी जल्दी बताना चाहता हूँ मैं कि अवस्था अनुकृति नाट्यम, जो हमारी अवस्था है वो नाट्य की अनुकृति है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि भरत मुनि ने
अपने नाट्य शास्त्र में इसको ऐसे समायोजित किया है कि हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भारत में भी और एशियाई देशों में भी, खासतौर से भारत में हमारे यहाँ जो कुडियाट्टम की ट्रेनिंग है, कुडियाट्टम का जो प्रशिक्षण है, वो विशेष रूप से हमें वहाँ पर प्रशिक्षण दिखाई देता है कि अभिनेता को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है, कैसे मुखाभिनय, कैसे मुद्रा अभिनय और कैसे सात्विक अभिनय के माध्यम से वो अपने को विकसित करता है। एक दिए के सामने अभिनेता बैठा हुआ है और वो अपने मनोभाव से, अपने भाव से मुख मुद्राएं बना रहा है, भौहें चला रहा है और हस्त मुद्राएं बना रहा है। इसी के साथ साथ वो अपनी कल्पना में पर्वत को उठाता है और अपनी शक्ति और ऊर्जा का संचार से अब एक अभिव्यक्ति लाता है। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो अभिनेता कुडियाट्टम में रसों को सीखता है, रस को अपने ऊपर लेके आता है, ये भी एक ट्रेनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऐसी ही ट्रेनिंग हमको जापान के नाटक नो में मिलती है। नो थिएटर जापान का पारंपरिक थिएटर है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट अभिनेता और सिद्धांतकार हैं जिनका नाम है जियामी। उन्होंने नो थिएटर के रूप को अपने ग्रंथों के माध्यम से बताया है, नाटक भी लिखे और उन्होंने अभिनय सिद्धांत पर एक ग्रंथ भी लिखे। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि नो थिएटर का जो एक्टर है वो बहुत शुरू से ट्रेनिंग लेता है और वो उसके सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ उसके जीवन को भी गहराई में समझता है कि अभिनेता का जीवन क्या है। जियामी की एक महत्वपूर्ण किताब है पुष्प का खिलना, यानी कि अभिनेता अपने जीवन में किस तरह से काम करे, किस तरह से प्रशिक्षण ले। द फ्लावरिंग स्पिरिट, जब अभिनेता प्रशिक्षण लेता है, किसी भूमिका पे काम करता है, तो उसके अंदर एक पुष्प खिलता है। धीरे धीरे उसके रंग सामने आते हैं, धीरे धीरे उसकी खुशबू सामने आती है और फिर वो धीरे धीरे मुरझा जाता है। ऐसे ही एक भूमिका का जीवन है। ये भी एक महत्वपूर्ण थिएटर है जिसके अंदर मुख्य अभिनेता है, फिर सहायक अभिनेता है, फिर म्यूजिशियंस हैं, फिर कोरस है, फिर एक स्टेज का अटेंडेंट है। इस तरह का एक रूप नो थिएटर का है। पर नो थिएटर के जो मूवमेंट हैं बहुत ही स्थिर, बहुत ही धीमे हैं, पर उनके अंदर एक गहरी एकाग्रता छिपी हुई है। तो ये दो ट्रेनिंग के स्वरूप बहुत प्राचीन काल से हमें मिलते हैं। उसके बाद फिर बहुत सारी ट्रेनिंग और भी है। जैसे शेक्सपियर के नाटकों में अगर हम अभिनय करते हैं तो शेक्सपियर का जो नाटक है वो मुक्त छंद में लिखा हुआ है। तो खुद एक तरह के अभिनय के लिए हमको प्रेरित करता है। तो जो हम दो नाट्य परंपराएं देखते हैं, लोकधर्मी और नाट्यधर्मी, उसके दोनों रूप, एक में सहज स्वाभाविक जीवन जैसा अभिनय और एक में अभिनेता जो है उसके साथ प्रयोग करता है, स्टाइलाइज करता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको अपने भारतीय अभिनय पद्धति में इन चीज़ों पर, जो मैं अभी आपकी तरफ ध्यान दे रहा था, इन तत्वों पर गौर करना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए। अब मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में किस तरह से हम प्रशिक्षित करते हैं, कैसे अभिनेता ट्रेंड होता है, उस पर थोड़ी बात करूँगा। 3 साल के कोर्स में, 3 साल की अभिनय प्रशिक्षण में, मंच प्रशिक्षण में, डिज़ाइन डायरेक्शन में करते हुए अभिनेता को अभिनय के साथ जो हम तरह तरह के नाटक करते हैं, तरह तरह की शैलियों में नाटक करते हैं, उससे वो अभिनय सीखता है।
साथ में एक अभिनेता की जो ट्रेनिंग चलती है, एक तरह से योग है, मूवमेंट है, संगीत है, संगीत का ज्ञान, ताल लय का ज्ञान, उसी के साथ साथ डिक्शन, वॉइस एंड स्पीच की ट्रेनिंग, ये पूरे समय चलती रहती है। फिर उसी के साथ साथ फिर अभिनय की ट्रेनिंग, यानी कि वॉइस, स्पीच, मूवमेंट, योगा के साथ साथ अलग से एक अभिनय की क्लास, यानी कि जहाँ अभिनेता अभिनय कैसे किया जाता है, या वो कैसा अभिनेता है, या अभिनय की पद्धति क्या हो सकती है, कैसी पद्धति से वो अभिनय सीखे, इस पर काम वो करता है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम ये कैसे समझें कि हम किस तरह के अभिनेता हैं। उसमें जो आधुनिक अभिनय है, जिसे कहना चाहिए 20वीं शताब्दी में जो अभिनय पद्धति है, मैं उसकी बात करूँगा। 20वीं शताब्दी की अभिनय पद्धतियों में, जैसा कि आप जानते हैं, स्तानिस्लावस्की एक महत्वपूर्ण नाम है। उन्होंने यथार्थवादी अभिनय को समझने और समझाने की कोशिश में अभिनेता के आंतरिक भाव जगत को लेकर काम किया है। इसमें मुख्य चीज़ है अभिनेता का आत्म, सेल्फ, उसका अपना जीवन, जिससे वो आत्मविश्लेषण होकर प्रेरित होकर अभिनय करता है। उनकी महत्वपूर्ण किताब एन एक्टर प्रिपेयर्स एक अभिनेता की आंतरिक तैयारी की बात करती है। उसमें बहुत से चैप्टर हैं। पहला है फर्स्ट टेस्ट, फिर व्हेन एक्टिंग इज आर्ट, एक्शन, इमेजिनेशन, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन, इस तरह की तमाम, इमेजिनेशन, यूनिट एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये इस सब चैप्टर्स हैं। दूसरी किताब है बिल्डिंग ए कैरेक्टर, क्रिएटिंग ए रोल। अभिनेता को इस तरह मतलब इसकी अप्रोच में जाने के लिए इन किताबों से गुजरना चाहिए। महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप से ये सवाल किया जाना कि आप अभिनेता क्यों हैं, आप अभिनेता ही क्यों हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि स्तानिस्लावस्की के साथ साथ हम ये भी देखें कि इस अप्रोच को लेकर हम मंच पर काम कैसे कर सकते हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे हम कहें कि अभिनेता होने के लिए आपके अंदर एक लाइकिंग है, चाहत है, फिर एक स्किल है, फिर एक टैलेंट है, फिर आपकी क्रिएटिविटी है, यानी कि चाहत, दक्षता, प्रतिभा, रचनात्मकता, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रेरित करता है, आप में इच्छा शक्ति जगाता है कि आप अभिनय में आएँ, अभिनेता बने। महत्वपूर्ण बात जो मुझे बार बार समझ में आती है, दो बातों से मैं अपनी बात रखूँगा, हु एम आई और वेयर आई एम। ये दो बिंदु जो ऐसे हैं जिनसे हम अपने अंदर के अभिनेता को पकड़ सकते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पर हूँ, मैं क्या करूँ। ये इसका रूप बदलता रहता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हम अभिनय की ट्रेनिंग देते हैं या अभिनय के को लेकर काम करते हैं, तो उसमें ये 4 बातें फ्लोर पे हम जब करते हैं काम, तो हम वार्म अप लाते हैं, फिर एक्सरसाइज लाते हैं, फिर एक्सप्लोरेशन लाते हैं, फिर इम्प्रोवाइजेशन लाते हैं। इन चारों के कॉम्बिनेशन में हमारी जो अभिनय की क्लास है, अभिनय का जो सेशन है वो चलता है। और उसके साथ साथ अभिनय में हम अभिनेता के लिए डिसिप्लिन्स लाते हैं, जिसमें तरह तरह के प्रयोग हैं, डिसिप्लिन्स हैं और उसकी तैयारी है। मैं यहाँ कुछ और नाम लेना चाहूँगा, समय कम है फिर भी। स्तानिस्लावस्की का जो मेथड है, उसमें मुझे जो महत्वपूर्ण चीज़ लगती है वो एक है मैजिक इफ। बहुत सारी बातें हैं पर मैजिक इफ एक काम की चीज़ है जिसको अभिनेता को अपना लेना चाहिए। यदि मैं इस स्थिति में होता तो क्या करता, यानी कि एक तरह की एम्पैथी जो हमारे काम को सहज स्वाभाविक रूप से शुरू कर देती है। बड़े से बड़े जटिल स्थिति में भी हम एक सहज रूप से जुड़ जाते हैं, यानी कि मैजिक इफ एक ऐसी चीज़ है
जो हमें स्थिति से, परिस्थिति से सहज ही जोड़ देती है। दूसरी चीज़ जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो गिवन सर्कमस्टांसेस, दी गई परिस्थितियों में अभिनेता क्या करे, कैसे करे। जैसे हम एक नाटककार से उम्मीद करते हैं कि वो दी हुई परिस्थितियों में बहुत ही संजीदा और मकसद के साथ सच को उजागर करेगा, ऐसी उम्मीद हम अभिनेता से भी करते हैं कि वो गिवन सर्कमस्टांसेस को, दी गई परिस्थितियों को में सत्य को उजागर करेगा, उसमें सिंसियरिटी के साथ, विश्वास के साथ उसको समझने की कोशिश करेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे समझ में आती है मैजिक और गिवन सर्कमस्टांसेस के बाद, जिसमें ट्रेनिंग की संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसको अभिनेता को सुलझाना चाहिए, वो है इमोशनल मेमोरी, एक्टिव स्मृतियाँ। हमारे जीवन में हमारी यादों का विशेष महत्व है। जैसे हमारे जीवन में स्मृतियाँ हैं, अनुभव है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उससे हम बहुत गहरे तक जुड़े रहते हैं, पर वो छिपे रहते हैं, हमारे अंदर सोए रहते हैं। हमें उसको जगाना पड़ता है और उससे इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हमारा इस पर विश्वास है कि नहीं, ये हमारे साथ हुआ है कि नहीं, और जो हमारे साथ नहीं हुआ उसको हम मंच पर कैसे करें। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपके साथ जो महत्वपूर्ण यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, या यहाँ वहाँ जो आपने देखा है, वो सब तो आपके जहन में है, पर वो तभी काम करेगा जब आपके लिए उसका एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन हो। इसी तरह से जो स्टेनोग्राफी में जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगती है वो है टेक्स्ट और सब टेक्स्ट। सब टेक्स्ट भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें टेक्स्ट के अंदर ढूंढना पड़ता है। निहित अर्थ, इसको भी हमें लेके चलना चाहिए। निहित अर्थ दो तरह से हम दिखा सकते हैं। एक, टेक्स्ट को हम कैसे बोलें, यानी कि कहाँ स्ट्रेस करें, कैसे पॉज लें, कैसे अदायगी करें, इंटोनेशन करें। उसी के साथ साथ टेक्स्ट के सब टेक्स्ट को हम साइलेंटली खेलें, और जो हम साइलेंटली कर रहे हैं, बिना बोले कर रहे हैं, चल रहे हैं और मंच की कार्य व्यापार कर रहे हैं, वो उसके बाद जो हम बोलें तो वो चीज़ हमको समझ में आए कि ये जो बिना बोले हुए किया जा रहा था उसका अर्थ ये है। इसी के साथ साथ जो 4-5 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे रिलैक्सेशन है, कंसंट्रेशन है, इमेजिनेशन है और एक्शन है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तो सभी हैं, पर जो इम्पोर्टेंट बात इसमें एक चीज़ को चुनना चाहूँगा वो है एक्शन, यानी कि नाटकीय कार्य व्यापार। ये काम नहीं है, इट इज़ नॉट ए वर्क, इट्स ए एक्शन। एक्शन मीन्स मतलब क्या, जब हम एक्शन को करते हैं तो उसका ये मतलब है कि क्या उसका मोटिव है, क्या उसमें काम छिपा हुआ है, और क्या उसका अर्थ है, और किस तरह की फीलिंग के साथ वो किया जाए। ये सारी चीज़ें एक एक्शन में छिपी हुई हैं। बतौर हम अभिनेता हमको अपने छोटे से छोटे एक्शन को मजबूत बनाना चाहिए। उसमें रीज़न, उसको करने की शिद्दत, उसको करने का जुड़ाव, इसको देखते हुए चलना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसी पर पूरा सिद्धांत टिका हुआ है, मेथड ऑफ फिजिकल एक्शन। तो इसको हमें महत्वपूर्ण ढंग से समझना चाहिए। जो कुछ भी परिस्थितियां हैं उसको एक्शन के थ्रू सुलझाना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि जो स्टेनोग्राफी ने एक पॉइंट बनाया, कंसंट्रेशन ऑफ अटेंशन, ये बड़े काम की चीज़ है। एकाग्रता जो है ये मनोशारीरिक एकाग्रता है, साइको फिजिकल कंसंट्रेशन, यानी कि मन मस्तिष्क के सोच और शरीर के बीच में सामंजस्य बिठा करके काम करना, यानी कि जो आपके भीतर चल रहा है वो किस रूप में आपके शरीर में आ रहा है, किस रूप में आप उसको संचालित कर रहे हैं और अपना मकसद दिखा रहे हैं। जैसे इस तरह के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मेक बिलीव, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें हम कर रहे हैं बिलीव बनाएं। उसके बाद देखिए जो
बिलीव है वो अपने साथी कलाकार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। साथी कलाकार हमारा दोस्त है, पर वो दूसरा चरित्र कर रहा है मंच पर। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि हम अपने साथी कलाकार के लिए अभिनय करें। अभी मैं दूसरी बहुत सी बातें इस मतलब के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं उसको बताऊंगा। पर जल्दी से मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ कि उसी के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा एक मेथड है, वो है जिसमें हर इसका नाम जुड़ा हुआ है, माइकल चेकअप का मेथड। जिसमें मेथड तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने इस तरह का थ्योरी का विकल्प बनाया है, मेथड का विकल्प बनाया है, उसको समझें हम। उनकी महत्वपूर्ण किताब है टू द एक्टर, माइकल चेकअप एक्टिंग टेक्निक। ये भी एक महत्वपूर्ण मेथड है। इसमें बहुत जल्दी मैं 4-5 बातें बता देना चाहता हूँ कि उसमें एक्टर की बॉडी और साइकोलॉजी का बड़ा महत्व है। तो एक्टर की बॉडी कैसी हो कि वो जो मनोविज्ञान है उसको दिखा पाने में, चरित्र रूप दिखा पाने में सक्षम हो। यानी कि एक्टर की बॉडी, साइकोलॉजी और करेक्टर, ये कॉम्बिनेशन को कैसे बनाएं। यानी कि कहा गया है कि आप अपने शरीर को खोलिए, मांसपेशियों को जगाइए और अपने शरीर में एक तरह की उड़नशीलता लाइए, उठान लाइए, एक तरह का बहाव लाइए, यानी कि फ्लोट कराइए शरीर को। और फिर एक तरह का मोल्डिंग लाइए, यानी कि शरीर को स्पेस में जाकर के स्पेस को ऐसे मोड़िए, स्पेस को ऐसे शेप दीजिए कि आपका शरीर एक गठन में आ जाए। फिर एक रेडिएशन है, तरंगित कीजिए अपने आप को। ये 4 शारीरिक क्रियाएं हैं जिनको आपको मनोविज्ञान के साथ जोड़ना है। यानी कि मन में छवियां बननी चाहिए, यानी कि जो छवियां हैं वो शरीर का को रूप दें। यानी कि एक्ट्रेस की बॉडी अपने मनोभावों को दिखा पाने में सक्षम हो। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते बहुत कुछ हैं और उसको शरीर के माध्यम से कैसे दिखाएं, इसका कोई रास्ता नहीं मिलता। कई बार हम शरीर से बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, पर उसके अंदर हमारा आंतरिक भाव समाविष्ट नहीं हो पाता। तो इस चीज़ की ब्रिजिंग को करने के लिए एक्टर की बॉडी मूवमेंट करे, सोए हुए मूवमेंट्स को, सोए हुए मांसपेशियों को जगाए, शरीर को आकार प्रकार दे। इसमें माइकल चिकम ने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने रखी हैं मूवमेंट के लेवल पर। यूरिथमी डांस, जिसमें ताल, लय, गति पर शरीर को बहुत हारमोनियस तरीके से चलाया जाता है। यानी कि एक मूवमेंट में से दूसरा मूवमेंट निकले, दूसरे में से तीसरा, और हर मूवमेंट जो है अपने आप में पूरा हो, एक से दूसरा जुड़ा रहे, यानी कि एक लय में शरीर चलता रहे। दूसरा है एंथ्रोपोस्फी, यानी कि ये भी एक सिद्धांत है, एक रूप है जिसमें मनुष्य अपनी कमजोरियों से लड़ता है, लड़ने के बाद भी अपने अंदर एक जिजीविषा बनाए रखता है। ऐसे ही जो एक कलाकार है वो अपनी कमजोरियों के बावजूद अपने अंदर एक सम्यक रेखा, एक क्रिएटिव प्रोसेस ऑफ लाइन बना के रखे ताकि वो सृजन कर सके, रचना कर सके। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, यूरिथमी और एंथ्रोपोस्फी का, ये कॉम्बिनेशन जो है अभिनेता को मूवमेंट और उसकी आंतरिकता से जोड़ता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ, माइकल चेकअप की जो पुस्तक है टू द एक्टर, उसमें एक्टर की बॉडी और साइकोलॉजी के साथ साथ उसके अंदर जोड़ने के लिए, एक्टर को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हायर ईगो, उच्चतम स्वयं। जैसा कि इस तरह मतलब उसकी मैं अपने आप से जोड़ने के लिए, अपनी जीवन का लेखा जोड़ने के लिए सेल्फ है, ऐसे ही माइकल चेकअप की पद्धति में, माइकल चेकअप की अप्रोच में हायर ईगो है। यानी कि अपने अंदर कलाकार एक उच्चतम अहम बनाए ताकि वो आर्टिस्टिक लेवल पर, कलात्मक लेवल पर चरित्रों को गहराई में जाके समझ सके, उनका निर्माण कर सके और एक के ऊपर एक ऐसी छवियां बनाता जाए ताकि वो एक चरित्र रूप में आ जाए, अभिनेता के रूप में आ जाए, या जब वो अभिनय करे तो उसके अंदर एक आर्टिस्टिक इमेजेस बनती जाएं और उसका गठन होता जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जल्दी से बता देना चाहता हूँ माइकल चेकअप के इसमें,
वो है उनका महत्वपूर्ण अध्याय फोर ब्रदर्स, यानी कि 4 ऐसे काम जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़ करके अभिनेता में एक क्रियाशीलता आती है। जैसा एक है कि जो कुछ भी वो मूवमेंट करे उसमें एक एंटायरनेस हो, पूर्णता हो। दूसरी बात, जो कुछ भी वो मूवमेंट करे उसकी एक शैली हो, स्टाइल हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो पहली बात भी हो सकती है वो है ईज़, सहजता। जहाँ इसका मतलब इसकी में रिलैक्सेशन है और माइकल शिकम में एक ईज़ की बात है, कठिन से कठिन मूवमेंट भी वो ईज़िली कर ले, उसको आसानी से दिखा दे या उसकी अर्थ को वो कैरी ऑन कर सके। और जो महत्वपूर्ण बात है चौथी, वो है ट्रुथ। एक तरह से जो ट्रुथ है उसमें एक खिंचाव है, आकर्षण है, यानी कि जो फोर ब्रदर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चारों को एक साथ लेते हुए अभिव्यक्ति करने की एक रूपरेखा बनती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ इसी माइकल शेकअप की अप्रोच में, वो है जो महत्वपूर्ण, जो उन्होंने आगे चल के उसको बहुत काम किया हुआ है, साइकोलॉजिकल जेस्चर्स, मनोशारीरिक चेष्टा। यानी कि वो शारीरिक चेष्टा जो मन में जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसको ठोस रूप देती है। वो चेष्टाएं भी हैं और चरित्र रूप भी है। चेष्टाओं में वो दिखती है और चरित्र रूप में वो महसूस होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अभिनय की देन है उनकी कि एक मनोवैज्ञानिक चेष्टाएं करके शरीर को कल्पना के साथ जोड़ते हुए चरित्र का निर्माण किया जाए, यानी कि चरित्र की छवियां बनाई जाए। बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर। एक छोटी सी एक्सरसाइज के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभिनेता अपने शरीर के अंगों पर जो वो भूमिका कर रहा है उसके उसको बिठाने की कोशिश करे, यानी कि करेक्टर अपनी आँखों पर करेक्टर की आँखें बिठाइए, अपने हाथों पर करेक्टर के हाथ बिठाइए, अपने और शरीर के अंग जो जोड़ सकते हैं उस पर करेक्टर के अंग बिठाइए, यानी कि अपने पाँव पर चरित्र के पाँव बिठाइए। बिठाने का मतलब ये हुआ कि वो चरित्र कैसे चलेगा, कैसे देखेगा और कैसे हाथ चलाएगा, इसको पकड़ना। यानी कि जब हम सहज रूप से ऐसा करना शुरू करते हैं तो हमको ये रूपरेखा मिलती है कि हम इनको कैसे चला सकते हैं, कैसे इनको चरित्र जैसा बना सकते हैं, यानी कि हमारा शरीर चरित्र के शरीर में ढल जाए। उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है जो मुझे पसंद भी है, वो ये है कि उसके अंदर जो है अभिनेता गहराई में जा कर के उस तरह से पकड़ता है उसको कि ऐसा लगता है कि जैसे वो स्वयं चरित्र बन गया है। अभिनेता और करेक्टर की जो रिलेशनशिप है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ जो तीसरा स्कूल है जिसमें हमको एक क्रांतिकारी अभिनय की सोच मिलती है, एक तरीका मिलता है, वो है मेयर होल्ट का बायोमैकेनिक्स। यानी कि मेयर होल्ट द्वारा बनाया गया जीव यांत्रिक अभिनेता का कार्य व्यापार। यानी कि अभिनेता एक जीव यांत्रिक है, उसके अंदर जीवन भी है और यंत्रशीलता भी है। वो एक तरह की अभिनय की प्रौद्योगिकी है, अभिनय की एक तरह की प्रोडक्टिविटी है। अभिनेता के 3 काम हैं उसमें। पहला, वो करता है, अभिनय करके दिखाता है, मतलब कुछ मुद्राएं कर, मतलब कुछ मूवमेंट करता है। दूसरा, वो उनको कैरी ऑन करता है, को लेकर चलता है। तीसरा, वो उनका अर्थ बताता है। यानी कि 3 बड़े कामों को जोड़ करके एक बायोमैकेनिक्स बनता है, जिसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें उसके शरीर की मोड़ है, शरीर को चलाना है, शरीर की यांत्रिकता के साथ उसको एक तरह का मैकेनिज्म देना है। इसी तरह से जो एक और रूसी अभिनेता निर्देशक रहे हैं जिन्होंने अपनी रंग शैली बनाई, वो है वक्तोंगॉफ। वक्तोंगॉफ की शैली में एक तरह का एक
ग्रोटोस्क मूवमेंट है, विद्रूपता से भरे मूवमेंट हैं, जिसमें अभिनेता जो है काम करता है और एक तरह की एक फैंटास्टिक रियलिज्म बनाता है, जिसमें अभिनय परिकल्पनाओं के साथ चलता है, फैंटेसी के साथ चलता है। ये सब थिएटर के प्रयोग हो सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि ग्रोटोस्की के थिएटर तक आते आते ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो और दूसरे सिद्धांतकार हैं, जहाँ मैं थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ, जिनके साथ जोड़ करके हम अभिनेताओं को ट्रेनिंग देते हैं या उनके साथ उनको मोटिवेट करते हैं, मुझे और 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। वो है आर्थो, अंतोनिन आर्थो, जिन्होंने क्रूरता का रंगमंच बताया, थिएटर ऑफ क्रूएलिटी। उसके अंदर से मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अभिनेता के लिए कही। वो ये कही कि अभिनेता जो है सांसों का धावक है। इज अ रनर, रन ट्रैक ऑन ब्रीदिंग। वो एक एथलीट है जो ब्रीदिंग के ट्रैक पर दौड़ रहा है, यानी कि मन में आने वाली जो भावनाएं हैं उसको सांस के साथ जोड़ कर दिखा रहा है। एक महत्वपूर्ण बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्रूरता का रंगमंच के साथ साथ अभिनेता अपने आप को अपनी भूमिका के साथ एक तरह से भस्म करे, अपने आप को और भूमिका में के रूप को प्राप्त करे, यानी कि एक मेटाफिजिकल एक्सप्रेशन को पकड़े, यानी कि उसका शरीर का भौतिक रूप नहीं है, उसके अंदर जो आत्मिक रूप है उस तक वो पहुंच जाए। आर्थो ने बड़ी क्रांतिकारी परिभाषाएं हमारे सामने रखी हैं और उससे अभिनेताओं ने, निर्देशकों ने बहुत कुछ आगे काम को बढ़ाया है। मानना ये है कि सभी प्राकृतिक चीज़ों में, सभी चीज़ों में एक क्रूरता छिपी हुई है, एक कष्ट छिपा हुआ है। चाहे पृथ्वी से एक बीज भी अंकुरित होकर बाहर आए, उसमें भी एक कष्ट है, एक संघर्ष है, पर वो कष्ट जो है उसको वो सह सकता है, उसको वो सह के बाहर आ सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ जो है, इस फिलॉसफी को समझना चाहिए कि क्रूरता कहाँ है। क्रूरता एक अभिनेता के लिए उसकी सहनशीलता है, वो कितना रजिस्ट कर सकता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको ग्रोटोस्की ने बड़े अच्छे से आगे जाके पकड़ा है। मैं यहाँ ग्रोटोस्की के अभिनय ट्रेनिंग के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा। उनकी जो महत्वपूर्ण किताब है टुवर्ड्स द पुअर थिएटर, उसका अध्ययन करते हुए बहुत कुछ हमको पता चलता है कि अभिनेता कैसे ट्रेंड हो, कि उनका जो थिएटर है वो एक तरह का लेबोरेटरी थिएटर है और जो लेबोरेटरी के रूप में काम करता रहा है, और जो उनका थिएटर है उसका नाम रहा है पुअर थिएटर, और जो एक्टर है वो है होली एक्टर। अगर इसको हम समझें तो हमको ग्रोटोस्की की बहुत सारी चीज़ों की अप्रोच पता चलेगी। हालांकि ये अप्रोच जो है स्टेनिस्लॉवस्की से शुरू होती है, पर मुझे ये चीज़ बहुत प्रभावित करती है कि होली एक्टर क्या है। उसके अंदर एक सेक्रेट क्वालिटी है, एक सेक्रेटनेस है, जिससे वो अपने मन मस्तिष्क में बनने वाली छवियों को अपने शरीर से दिखाता है, यानी कि एक तरह की अमूर्तता को वो पकड़ता है और उसमें संवेदना के साथ उसकी पराकाष्ठा पर ले जाते हुए एक शारीरिक छवियाँ बनाता है। ये बात मुझे बड़ी प्रभावित करती है कि ग्रोटोस्की के थिएटर में परित्याग की जो स्थिति है, सब चीज़ें छोड़ते हुए अभिनेता अपने अंदर की सेक्रेटनेस को, जो एक अलौकिकता है, उसको पहचाने। ये चीज़ आर्थो से ग्रोटोस्की में आई है। आर्थो की महत्वपूर्ण किताब थिएटर एंड इट्स डबल जो है बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। उसमें बहुत ही क्रांतिकारी उनकी परिभाषाएं हैं, जिसको आगे जाकर के रंगमंच और में अभिनेताओं ने बहुत ही उसको समझने की कोशिश की है। जैसे उन्होंने थिएटर ऑफ प्ले बताया,
प्लेग जैसी आपदा की तरह से है ये थिएटर, जिसमें सभी चीज़ें उजागर हो जाती हैं और फिर सारी बीमारी जो है ब्लास्ट कर जाती है, और बाद में एक आती है निर्मलता, सब साफ हो जाता है, और फिर एक निर्मलता के साथ उसके अंदर एक मेटाफिजिकल चीज़ उभरती है। इसी के साथ साथ उसमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि रंगमंच जो है उनका वो जो आदिम थिएटर है, जो आदिम आदिम रूप है, उसके साथ निकल करके आता है। ये चीज़ भी आर्टों में मुझे कई बार ध्यान में लाती है कि कैसा है ये क्रूरता का रंगमंच, कैसी है ये क्रूरता की अप्रोच, क्रूरल्टी की अप्रोच, जिसमें अभिनेता उसको रजिस्ट कर लेता है। अभिनेता अपनी भूमिका के लिए जितना कष्ट उठाता है वो यातना नहीं है, यातना का एक रूप है, जिससे वो उसके मेटाफिजिकल को पा लेता है, अभौतिक रूप को पा लेता है। ये एक महत्वपूर्ण नज़रिया हो सकता है। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बतौर अभिनय प्रशिक्षक, जो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपने छात्रों के साथ काम करते हुए मैं महसूस करता हूँ कि कैसी ट्रेनिंग, ख़ासतौर से जब मैं अभिनेता के साथ काम करता हूँ तो मुझे किस तरह की कठिनाइयाँ और किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर दिन जा कर के अभिनेता की तैयारी कराना, उसकी आवाज़, उसका शरीर, उसकी कल्पना शक्ति, उसके बोलने की क्षमता, और इसी के साथ साथ उसका विश्वास और परिस्थितिजन्य अभिनय करना, लगातार इसमें हमारा काम चलता रहता है। और अभिनेता को हम कोशिश करते हैं कि वो इन्वॉल्व हो जाए, और जो हम सिखा रहे हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आरोपित ना लगे, यानी कि स्वतः ही उसका काम शुरू हो जाए। कब वो जुड़ गया, कब वो उसमें मगन हो गया, कब उसमें वो शामिल हो गया, कब वो उसके साथ काम करने लगा, ये सब स्वतः ही होना चाहिए, इन्वॉल्व होकर होना चाहिए। जैसे छोटी सी बातें हैं, वार्म अप के लिए हम कई एक्सरसाइज बनाते हैं। जैसे शरीर से को आप गोलाकार चलाइए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है। शरीर से को ऐसे चलाइए कि वो उससे घेरे बने। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि छोटा सा वार्म अप जो शरीर को चुस्ती फुर्ती भर देता है, वो ये है कि शरीर में घुमाव पैदा कीजिए, शरीर को में एक तरह की कंपन लाइए, शेकिंग क्वालिटी लाइए, शरीर में खिंचाव पैदा कीजिए, स्ट्रेचिंग लाइए। ये कॉम्बिनेशन जो है शरीर के अंदर एक तरह की एक्सप्रेशन लाइए, भाव लाइए, यानी कि शरीर का मोल्डिंग है, शरीर की मोल्डिंग बननी चाहिए। एक तरह का ये एक पहले वार्म अप है। एक्सरसाइजेस हम हर चीज़ पर बनाते हैं, एकाग्रता पर कैसे एक्सरसाइज हो और कल्पनाशीलता पर कैसे एक्सरसाइज हो। तो उसके अंदर जो काम एक्सप्लोरेशन का है, उस एक्सप्लोरेशन के बीच में अभिनेता जो है बहुत तरह से किसी चीज़ को करके देखता है, यानी कि एक तरह का दोहराव है, रिपीटिशन करता है, पर वो उसमें वेरिएशन है, वेरिएड वे में रिपीट करता है। इससे वो बहुत कुछ सीख जाता है कि किसी चीज़ को आप वेरिएड वे में करिए, दोहराइए। दोहराव जो है, रिपीटिशन एंड डूइंग इन ए वेरिएड वे, ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत है जिसको हम अभिनेता के साथ पकड़ते हैं। और दूसरी बात ये बीच बीच में जो हम फ्लोर पर काम करते हुए कोशिश करते हैं कि उसको आराम मिले, वो रिलैक्स होता है, यानी कि वो अपने शरीर के बारे में जान जाए। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका इमेजिनरी सेंटर बनाया जाए। अभिनेता अपने इमेजिनरी सेंटर को पहचाने। इमेजिनरी सेंटर जो है वो एक फिजिकल सेंटर से अलग है, यानी कि एक ऐसा बिंदु, एक है दिल के पास आसपास एक ऐसा जगह जहाँ से वो इंगित करके बताए कि एक हाथ
किधर है, दूसरा हाथ किधर है, पाँव किधर हैं, सिर की तरफ क्या है, इन सब चीज़ों को वो एक जगह पे ले आए। यानी कि सिर को दिल के पास ला करके सिर दिल को पेट के पास लाए, फिर पाँव को पेट के बीच में ले जाए, यानी कि शरीर को एक पुंज में ले आए और उसके अंदर देखे शरीर कितना विस्तार करे। और जब वो विस्तार करके शरीर को फैलाए तो उसमें वो ये देखे कि वो शुरू में किस तरह से छोटे से पुंज में था। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे कल्पना जन्म लेती है, आकार लेती है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि सवाल है कि अभिनेता और चरित्र को कैसे हम समझें। अभिनेता चरित्र की को कैसे बनाए, यानी कि चरित्र को फिजिकली पकड़े या चरित्र को इमोशनली पकड़े या चरित्र को एक तरह का रिलेशनशिप में पकड़े। ये सिलसिला चलता रहता है। पर सही मायने में अभिनय तभी शुरू होता है जब एक्टर किसी कैरेक्टर को करता है, जब उसे एक भूमिका मिलती है और भूमिका को लेकर के चलता है, भूमिका को रूप देता है, आकार देता है, मकसद देता है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्टर और कैरेक्टर का रिलेशनशिप। पर जैसे स्तानिस्लावस्की की जो अप्रोच है उसको दूसरे और सिद्धांतकारों ने अपनाया है और हॉलीवुड में काम किया है एक्ट्रेस ने, जैसे ली स्ट्रासबर्ग है, स्टेला एडलर है, सनफोर्ड माइजनर है। इन सब ने स्तानिस्लावस्की के एक ना एक सिद्धांत को लेकर के चले हैं, इमोशनल मेमोरी को लेकर चले हैं और आपसी एक्टर का जो रिलेशनशिप है इसको लेकर चले हैं और अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनको अपनी भूमिका के बीच में इनकॉर्पोरेट करके अपने अंदर एक शक्ति की ऊर्जा पैदा करना, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। पर कुल मिलाकर के हम ये देखें कि अभिनेता चरित्र को कैसे खेलता है, क्या एक्टर एक कैरेक्टर बनाता है। पर दूसरी बात ये भी है कि एक्टर और कैरेक्टर के बीच में क्या कॉम्बिनेशन है, एक्टर ही रहे और कैरेक्टर को वो एग्जीक्यूट कर ले। ये एक महत्वपूर्ण बात है, वो डूबे नहीं पर चरित्र को फंक्शन में ले आए। कब क्या कैसे किया जाएगा उसके बीच में ज़रूर है कि हमारा एक इम्पल्स काम करता है, आवेग काम करता है, हमारी स्वभाव की इंस्टिंक्ट काम करती है और हमारी सूझबूझ काम करती है, यानी कि हमारा जो इंट्यूशन है वो काम करता है। ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। पर हम बतौर काम के दौरान अभिनेताओं को इसकी ओर आकर्षित करते हैं, अग्रसर करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे स्तानिस्लावस्की एक्टर्स को जुड़ाव की तरफ ले जाता है, वैसे ही ब्रेख्त जो है उसकी थिएटर में एक तरह का एलिनेशन है, एक तरह का भूमिका का डिमॉन्स्ट्रेशन है, थोड़ा पृथक होकर के अभिनय करते हुए उसके पीछे क्या विचार है, क्या राजनीति है, ये दिखाने की कोशिश की जाती है। अभी मैं जो महत्वपूर्ण बात कहकर अपनी बात को समअप करना चाहता हूँ, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और वो कैसे एक चीज़ में समाएं। मैंने कोशिश की एक नहीं की है कोशिश कि किसी एक बात को या किसी एक मेथड को बताने की कोशिश करूं। मैंने कोशिश की है कि यहाँ वहाँ जानकारियाँ जो हैं उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं, ताकि आप उनका अध्ययन करें और उस पर गौर करें और उसको सुलझाएं, उसको अपनाएं। ये तरीके क्या हो सकते हैं इसकी तरफ वो जुड़ें। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ जो वो है, हम अपने जब अभिनेताओं के साथ काम करते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, वो है एक्टिंग का सीन वर्क। एक ऐसा सीन वर्क हम बनाते हैं जिसमें एक्टर्स जो है अभिनय के माध्यम से, एक्टिंग के माध्यम से टेक्स्ट को अप्रोच करते हैं, टेक्स्ट को
सुलझाते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे अभी एक नए कॉम्बिनेशन में हम देखें कि एक नाटककार का एक नाटक हम लेते हैं, उसमें चरित्रों को जोड़ते हैं हुए, उसको समझते हुए, उनके रिलेशनशिप समझते हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो हम कोशिश अगर ये करें कि करें कि एक नाटककार के एक से अधिक नाटकों को लें और उनको आपस में जोड़ते हुए, उनके चरित्रों को चुनते हुए एक तरह का एक कोलाज बनाएं। इस तरह से हम एक्टर्स को कोशिश करते हैं कि नाटककार एक है और उसके कई नाटक हैं और उन सब नाटकों के क्या आपसी विचार हो सकते हैं, उन सब के भी जो नाटककार का विचार है वो कैसे इसमें रिफ्लेक्ट होता है, ये कोशिश हम लोग करते हैं कि एक्टिंग का सीन वर्क बनाएं जिससे हम उसको परखें। ये एक तरह का पूरा थोड़ा चीज़ों को आगे पीछे जा करके करने के लिए करते हुए एक क्रिएटिव प्रोसेस है, एक रचनात्मक प्रयोग है जिसमें हम एक से अधिक चरित्रों को, एक से अधिक नाटकों को एक साथ ले आते हैं और एक समग्र विचार बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले विजय तेंदुलकर के 6 नाटकों को जोड़ करके एक कोलाज बनाया गया जिसमें उनके अलग अलग नाटकों के परिस्थितियाँ, अलग अलग नाटकों के चरित्र सब एक साथ आ जाते हैं, तो पूरी चरित्रों की एक चैन सी बन जाती है जिसमें हम देखते हैं कि सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सब एक दूसरे से पृथक हैं, सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है, फिर भी वो एक जगह पे जाकर के पैरेलल चलते हैं, कई बार जुड़ते हैं। तो एक क्लास के रूप में क्लास के सारे स्टूडेंट्स के साथ एक नाटक की सीमा में न बंद कर एक नाटककार के एक से अधिक नाटकों का चुनाव करते हुए एक प्रयोग किया जाता है। ऐसी कोशिश मैंने की है और उसमें एक साथ कई नाटकों को पैरेलल चलाते हुए, उनके महत्वपूर्ण दृश्यों को लेते हुए, सर्कमस्टांसेस को लेते हुए जोड़ने की कोशिश की है। ये एक प्रयोग है जिसमें अभिनेता क्लासरूम के स्टूडेंट्स होते हुए भी जब वो मान लेते हैं कि वो इस नाटक का ये चरित्र है, दूसरे नाटक में वो ये चरित्र है, दूसरा अभिनेता है, पर वो एक तरह का समूह बनता है, चरित्रों का समूह बनता है जो एक नाटक से नहीं है, अलग अलग नाटकों से है, पर वो सब एक सुपर ऑब्जेक्टिव के रूप में आते हैं जो नाटककार की एक नाटक से दूसरे नाटक के रूप में सोच होती है। ये प्रयोग है। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभिनेताओं को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को ट्रेंड करें, अपने आप को प्रशिक्षित करें और ये देखें कि वो कितने व्यावहारिक और प्रैक्टिकल हो सकते हैं। थोड़ी अभिनय के साथ, अभिनेताओं के साथ उनसे मांग की जाती है कि वो मनोरंजक अभिनय करें, वो हंसाएं, वो उसको एक तरह से इंटरटेन करें। ये अच्छी बात है कि अभिनेता को हंसाना, गमगीन करना आना चाहिए, सोचने के लिए मजबूर करना आना चाहिए, पर अभिनेता की अपनी एक निजी सोच भी होनी चाहिए। अभिनय का उद्देश्य क्या है? लोगों के जो सपने हैं उनको दिखाना, सपनों का यथार्थ दिखाना। अभिनय किस के लिए है, किसकी बात करता है? शोषण को ना होने देने की बात करता है, विरोध की बात करता है, अन्याय ना होने देने की बात करता है। तो वैचारिक रूप से आप बतौर अभिनेता, आपकी एक निजी सोच भी है, एक निजी अवधारणा भी है। पूछने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मैंने इस सेशन में ये कोशिश की है कि आपको कुछ जानकारियाँ सामने रखूं और कुछ जो बातें मैं सोचता रहा हूँ वैसी आपके सामने रखूं। जैसे एक आखिरी बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि पहला मॉडल जो हम लोग सामने रखते हैं वो ये कि
अपने जैसा ही एक करेक्ट व्यक्ति बनाना है, यानी कि इसमें एक रूप है कि वो हु एम आई वाली बात, कि ये अब आई प्ले माई सेल्फ, एक सेल्फ भी है, एक आई भी है। एक आई है, उसका एक नाम है, और जो नाम है वो उसका आई है। एक तरह से, इस तरह से वो अपने आप को मैं के रूप में रखता है, और फिर अपने जैसे ही एक चरित्र बनाता है जो हूबहू वैसा ही है, पर वो जो कुछ भी करता है वो उसकी जीवन है, उसका उसका अर्थपूर्ण जीवन है। मेरे ख्याल से हैं? मेरे ख्याल से अब हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं, और कोशिश करें कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं, और ये सवाल है जो है, explain different between the difference between the drama and cinema, how acting is different into this. सिनेमा में जो हम अभिनय करते हैं वो कैमरे के सामने करते हैं और टुकड़ों में करते हैं, अलग अलग शॉट्स में करते हैं, और जो रंगमंच में अभिनय करते हैं वो एक साथ करते चले जाते हैं, और उसमें एंट्री है, एग्जिट है, री एंट्री है, इस सब के बीच में उसको आगे ले जाना होता है। और कल्पना रंगमंच में बहुत काम करती है, जबकि सिनेमा में अभिनेता को काफ़ी जो कहना चाहिए नेचुरलिस्टिक चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। हाउ काइंडली गाइड रिगार्डिंग हाउ टू इम्प्रूव डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी जो है, देखिए इसके अंदर वही है कि अर्थपूर्ण संवाद बोलना, संवादों का अर्थ पकड़ना, संवेदना के स्तर पर और आशय के स्तर पर। ये इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए कि हमारी आवाज़ स्पष्ट हो, हमारा उच्चारण जो है वो शुद्ध हो, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी आवाज़ मोटी है, कि अब आपकी आवाज़ पतली है, कि अब आपकी आवाज़ बेस वाली है। हाँ, आवाज़ में प्रभाव होना चाहिए। प्रभावशाली आवाज़ ही, तो आवाज़ में प्रभाव कैसे पैदा किया जाता है? ये प्रशिक्षण से ही आता है। व्हाट इज़ डिफरेंट व्हाट इज़ डिफरेंट टू क्लासिकल एक्टिंग एंड मेथड एक्टिंग। क्लासिकल एक्टिंग में जो है उसमें हमारी जो नृत्य की मुद्राएं हैं और जो नाट्यशास्त्र में दिए गए आंगिक अभिनय की अप्रोच है वो ये है। और मेथड एक्टिंग जिसे आप बोलते हैं वो स्टेनिस्लॉवस्की द्वारा बताया गया एक पद्धति है जिसमें अभिनेता अपने सेल्फ के माध्यम से आत्मविश्लेषण से प्रेरित होकर अभिनय करता है। सर, हाउ शुड आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एक्टिंग टेक्निक्स एट होम, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली। देखिए, अभिनय तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, अभिनय सीखना उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल काम है, क्योंकि वो फ्लोर पे काम होता है और वो अपने अपने को व्यावहारिक रूप में देख के काम होता है, बॉडी पे काम है, कोई एक्टर के साथ काम है, एक्टर का करेक्टर पे काम है। पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आप अभिनय की सिद्धांतिक रूप को समझिए और अपने को प्रैक्टिकली लाने के लिए
अपने अंदर ऑब्जर्वेशन को बढ़ाइए, साहित्य को पढ़िए, कविताएं पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, उपन्यास पढ़िए। और जब भी ये लॉकडाउन का समय समाप्त हो जाए और स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएं तो तरह तरह के म्यूजियम में जाइए, संग्रहालय में जाइए और उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह के वहाँ पर संग्रहालय हैं। सिंबॉलिक एक्टिंग के बारे में कुछ बताइए सर। और सिंबॉलिक थिएटर, सिंबॉलिक एक्टिंग जो है इसको कैसे बताया जाए कि प्रतीक रूप में अभिनय और प्रतीक रूप में थिएटर के लिए चाहिए कि एक सिंबॉलिक रूप से जो लिखे गए नाटक हैं उसको अगर हम आजमाएं तो सिंबॉलिक एक्टिंग मतलब कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। कहने का मतलब ये जैसे हम इब्सन के अगर नाटक देखते हैं, हेनरिक इब्सन के नाटक, उनमें काफ़ी सिंबॉलिक चीज़ें मिल जाती हैं। उसको कैसे हम, जैसे उनका महत्वपूर्ण नाटक है घोस्ट, उसमें घोस्ट कहाँ है, वो दिखता नहीं है पर वो है। मैंने अभी बहुत सी किताबों के बारे में बताया सर। थिएटर एक्टिंग की कोई अच्छी बुक सजेस्ट कीजिए। सबसे कई महत्वपूर्ण बुक हैं पर एन एक्टर प्रिपेयर्स से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आई इन फिजिकल। डेफिनेटली आंखों का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है अभिनय में। आंखों से चेष्टाएं की जाती हैं, आंखों से भाव दिखाए जाते हैं, आंखों से भाव प्रदर्शित किए जाते हैं। बहुत बड़ा महत्व है आंखों का। आंखों के जो भाव होते हैं वो बहुत प्रभावशाली बन जाते हैं कभी कभी। जिनमें मोहंती सर एक्टिंग करते समय हम कंसंट्रेट कैसे करें और माइंड को कैसे फोकस रखें। कंसंट्रेशन जरूरी है, एकाग्रता जो है उसको करने के लिए जरूरी है, कंसंट्रेशन के लिए जरूरी है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन और कंसंट्रेशन का कॉम्बिनेशन है। देन जब हम रिलैक्स करते हैं तो हम एकाग्र हो जाते हैं और एकाग्रता के साथ जब हम आगे लेके चलते हैं तो शरीर में भी कंसंट्रेशन आता है और हमारी स्मृतियों में भी काम करना शुरू करती है। जो नहीं है वो सामने आता है। सर कैन यू टेल सम एक्सरसाइज रिमूव स्टिफनेस इन बॉडी। शरीर की में जो स्टिफनेस होती है उसको हम रिलैक्स होकर के निकाल सकते हैं। रिलैक्सेशन की जो एक्सरसाइजेस हैं यानी कि हम शरीर को ढीला छोड़ें, शरीर को कसें, शरीर को में शेकिंग क्वालिटी लाएं, शरीर को में स्टिल क्वालिटी लाएं, उन सबको एक्सप्लोर करें। स्टिफनेस तब आती है जब हम रिलैक्सेशन का सहारा छोड़ देते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। यानी कि हम मंच पर जब जाते हैं तो मंच पर जाने का एक हमारी वजह क्या है, पर्पस क्या है, हम उस पर ध्यान लगाएं तो जो शरीर है वो सहज और स्वाभाविक रूप से काम करेगा। कैन यू प्लीज इलोबरेट बिट अबाउट द हायर ईगो एंड साइकोलॉजिकल जेस्चर। हायर ईगो के बारे में मैंने बताया है, उच्चतम अहम हमारी वो आर्टिस्टिक क्वालिटी जो हमारे अंदर छवियां बनाती है और हमको कोशिश करनी चाहिए कि वो छवियां जो हैं ठोस रूप में बने। जैसे सेल्फ है जो हमको आत्मविश्लेषित करता है, वैसे ही हायर ईगो है जो हमारे अंदर एक ठोस रूप में हमारे आर्टिस्टिक उच्चतम एक्सप्रेशन को पकड़ता है। हायर ईगो मतलब हमारा ऊंचा किस्म का, मतलब ऊंचे से हमारा मतलब है कि हमारा कलात्मक स्वभाव, कलात्मक स्वयं, जिससे हम चीज़ों को बना सकते हैं। साइकोलॉजिकल जेस्चर के बारे में मैंने बताया कि साइकोलॉजिकल एक मनोवैज्ञानिक चेष्टा है। ये चरित्र को के मनोविज्ञान को दिखाने का एक ठोस रूप है। ये चेष्टाओं में भी है
और शरीर के पूरे गठन में भी है। हम जान सकते हैं कि साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन हम कोशिश करें इसमें कि शरीर में वो ट्रैवल करे, कभी वो हाथों में आ जाता है, कभी वो गर्दन में आता है, कभी पाँव में आता है, कभी शरीर के पूरे स्वरूप में आता है। तो वो मनोविज्ञान का एक रूप है। जो जेस्चर का मतलब वो नहीं है कि खाली जेस्चर से मतलब ये कि एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप। जेस्चर का मतलब खाली हैंड जेस्चर या दूसरे कार्यकलाप से नहीं है। व्हाट इज ओवर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू यू? ओवर एक्टिंग हम तभी करने की लग जाते हैं जब हम सहज स्वाभाविक नहीं रहते। सहज स्वाभाविक और जीवन जैसा पर अर्थपूर्ण अभिनय करना जो है हमको ओवर एक्टिंग से बचा सकता है। ओवर एक्टिंग मतलब हम अपनी स्वाभाविकता को छोड़ रहे हैं और फेक हो रहे हैं, ये मतलब है। सर कोई भी करेक्टर को अच्छे से समझे के लिए क्या किया सकते हैं? समझने के लिए उसके जीवन को समझें, उसकी स्वभाव को समझें और उसको जीवन के पर्सपेक्टिव में पकड़ें। इससे एक जीवन में होता है, उतार चढ़ाव आते हैं, उसका एक मकसद होता है, उसके अंदर अपने संघर्ष होते हैं, इस रूप में पकड़ें। साइकोलॉजिकल जेस्चर के बारे में मैंने बताया कि मनोवैज्ञानिक चेष्टा है जो कल्पना से आगे जाकर के छवियां बनाती है। चरित्र की को करते हुए हमारे मन में कल्पना से आगे ठोस छवियां बननी चाहिए। और साइकोलॉजिकल जेस्चर जो है वो हम जब अभिनय करें तो एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाएं। जैसे उसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ है इमेजिनरी एयर। हम अपने अंदर से एक काल्पनिक हवात्मक एक्सप्रेशन निकालें जो स्पेस को फिल कर दे। यानी कि हम जैसे एक उदासी भरे माहौल में अचानक कोई बच्चा आ जाए और वो हंसने लगे, किलकारी भरने लगे, तो पूरा माहौल बदल जाएगा। सर प्लीज़ समथिंग अबाउट साइकोलॉजिकल जेस्चर। सर मेथड एक्टिंग को कैसे इम्प्रूव करें और प्रैक्टिस करें, घर पे कुछ एक्सरसाइज बताइए प्लीज़। जैसे मेथड एक्टिंग में एक एक्सरसाइज जैसे कंसंट्रेशन की जो बात है, एकाग्रता जो है वो मनोशारीरिक है ना, और मन और शरीर को एक साथ लाना साइकोफिजिकल है, और उसको अपनी मेमोरी से उसको पकड़ना, उसको अपनी मेमोरी पकड़ना है। पर जैसे एकाग्रता के जो घेरे हैं उसको हमें समझना चाहिए। हम अपने आसपास एकाग्रता के घेरे बनाएं वो, और उसके अंदर अपने को फंक्शनल करें और वो चीज़ें सामने लाने की कोशिश करें जो हमारे अंदर चल रही हैं, जो हमारी मेमोरी में चल रही हैं, जो यहाँ नहीं है और जिसको हम दिखा सकते हैं। तो कंसंट्रेशन का जो सर्किल है वो स्मॉल सर्किल, एक उससे बड़ा सर्किल, एक विशाल सर्किल, यानी कि एकाग्रता के घेरों में हम चीज़ों को ला सकते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, और अपने सोच से हम एकाग्रता के साथ जा सकते हैं। सर प्लीज़ टेल मी अबाउट व्हाट इज़ द मेन बेस ऑफ एक्टिंग। रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, इमेजिनेशन, एक्शन और जिसे कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव, सुपर ऑब्जेक्टिव, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बेस है, पर उसका वो आधार है। पर मेन चीज़ जो है बेस ऑफ एक्टिंग जिसे कहना चाहिए वो यही है कि हम एक्शन करना सीखें। एक एक्शन को
कैसे हम करेंगे जीवन सर्कमस्टांसेस में। सर आप हम सब को थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि अभिनय से रिलेटेड कल्चरल व्यू। आप सबको थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि क्या अभिनय में रीजनल जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, रीजनल को ऐसे समझें कि क्षेत्रीयता, प्रादेशिकता और चरित्रों का की बोली, उनका रहन सहन, इसको हम सीखें कि किस तरह का चरित्र किस तरह से बात करेगा, उसका क्या एक्सेंट रहेगा, उसके अंदर क्या डायलेक्ट रहेगा। कॉमेडी एक्ट के अंदर हमारा जो टाइमिंग है उसका बड़ा महत्व है। सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसका बड़ा महत्व है। उस और जो सेल्फ लाफिंग है, अपने ऊपर हंसने का, उसमें अपने कमजोरियों या अपनी गलतियों पर अपना हंसने की या अपना मजाक बनाने की जो चीज़ है, जिसमें हम याद कर सकते हैं कि हम कैसे थे, हम कैसे हैं अंदर से और कैसे दिखते हैं और क्या क्या करते हैं। इधर आ रहा है। टाइम हो गया? हाँ? और कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो मैं अभी इसको समाप्त करूंगा। मैं हाँ? अरे यार, तो आप यहाँ करते रहो। What is different between the educating actor and uneducating actor? एजुकेटेड एक्टर को आप शिक्षित अभिनेता को कैसे डिफाइन करते हैं? जो लगातार प्रैक्टिस में है, जो लगातार अपने अंदर परिमार्जन कर रहा है, उसको हम एजुकेटिंग एक्टर कहेंगे। जो अभिनय वो कर रहा है, उसका उसमें वो किस तरह से अपने आप को शिक्षित करता है और वो क्या दिखाता है, किस तरह का सार्थक अभिनय करता है, मीनिंगफुल अभिनय करता है, चरित्रों को निभाता है या जिसने जो कहा वैसा कर दिया। इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए आप ज़रूरी है कि आप अपने आप को इमेजनरी सर्कमस्टांसेस में देखिए, कल्पनाएं करिए। अपनी कल्पनाशीलता को कैसे बढ़ा सकते हैं आप, जैसे अपने आप को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में रख के देखने पर अपना इमेजिनेशन बढ़ता है। जिसे आप मेडिटेशन कह रहे हैं वही एक तरह का एकाग्रता है, ध्यान लगाना। पर ध्यान किसी चीज़ पर ध्यान लगाना है, किसी विषय पर लगाना है।
ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, टाइप एक्टिंग से बचना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि अगर हम एक तरह का अभिनय करते हैं तो और वो लोगों को पसंद आ जाता है तो बार बार उसी तरह का अभिनय करने की, उसी तरह का करने की मांग की जाती है और अक्सर एक्टर एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल करके फिर उसी के दायरे में बंध जाते हैं। इसको ब्रेक करना चाहिए। कैसे बड़ा करेगा इसको रिश्यू। बिलीव जो है वो तभी फायदा करेगा जब आप अपने आप को उस स्थिति में रख के देखेंगे, यानी कि उस करेक्टर की सिचुएशन में अपने आप को रख के देखना और वैसा महसूस करना, यानी कि एक तरह से एक इम्पैथी में लाना, उसको एक इम्पैथी बनाना कि मैं अगर उस जगह पर जाऊं, उस जगह रखूं अपने आप को तो क्या होगा। ऑब्जर्वेशन के बीच में रहिए तब ज़्यादा फायदा है। ऑब्जर्वेशन अगर हम बाहर से होकर देखते हैं तो वो एक स्टडी मात्र है। हम आसपास जिन चीज़ों में रहते हैं वो ऑब्जर्वेशन ही है। ऑब्जर्वेशन को हम अपने 5 सेंसेस से पकड़ सकते हैं। जो हमारे 5 सेंसेस हैं उससे हम उसको महसूस कर सकते हैं कि क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किसी उसकी एक टच है, क्या उसकी स्मेल है, क्या उस तरह के उसका टेस्ट हो सकता है। यानी कि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये हमारी स्टडी भी है और ये हमारा इसके बीच में रहकर हमारा अनुभव भी है। थिएटर और ड्रामा में फ़र्क यही है कि जो हम ड्रामा है उसको थिएट्रिकलिटी के साथ पेश करते हैं। जो नाटक है, लिखा हुआ नाटक जो है वो रंगमंच के रूप में लाते हैं। माइजनर ने जो रिपीटिशन के बारे में बताया है उसमें विविधता के साथ उसको करना जो है, और उसकी एक से दूसरा अलग है, दूसरे से तीसरा अलग है, पर उसका जो रिपीटिशन है, उसका जो दोहराव है उसमें विविधता है। इससे वो फायदेमंद होता है। हाँ, बोर्डम बोर्डम जैसी चीज़ जो है उसको करने के लिए ज़रूरी है, बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ताज़ा दम होकर अभिनय करें, उसकी संभावनाएं तलाशते रहें। उसको करने के तय एक ही चीज़ को करने के अलग अलग तरीके ढूंढें। किसी एक चीज़ को यांत्रिक होने से बचाएं अपने आप को। देखिए, रोने में परेशानी होती है तो कोई एक्सरसाइज बताइए। रोने में परेशानी होने की जो एक्सरसाइज है वो ये है कि कोई अपनी लाइफ के सेटबैक, दुखद घटनाएं को याद करिए तो आपके मन में एक द्रवित होगा मन। रोने का मतलब ये नहीं कि आंसू आना। हाँ, आंसू आना भी एक अभिनय है। इसके लिए आपको अपने को और कहना चाहिए, सेंसिटिव बनाना चाहिए। करेक्टर से बाहर कैसे निकलें? देखिए, करेक्टर से बाहर निकलने और करेक्टर में जुड़ने के बीच में कई एक्टर्स को कठिनाई होती है। जब एक बार वो करेक्टर के साथ गहराई में चले जाते हैं तो उसको हटा कर एक दूसरा करेक्टर करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें करेक्टर का ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना चाहिए, उसको जीना चाहिए, परिस्थितियों को जीना चाहिए, उसको खेलना चाहिए मंच पर, ना कि उसमें डूब जाएं और फिर वो डूबना जो है ये ना पता लगा सके कि आपका मकसद क्या है। सर, एज एन एक्टर, हाउ टू इम्प्रूव पावर ऑफ क्वेश्चनिंग?
क्वेश्चनिंग की पावर के लिए आपका एक नज़रिया बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी यथार्थ के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू, और कोई एक चीज़ फिक्स नहीं है, कोई एक चीज़ तय नहीं है, उसमें कई नज़रिए हो सकते हैं। नज़रिए ही आपको सवाल खड़े करता है, सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों नहीं, अगर ऐसा हो तो क्या हो, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द। नाट्य धर्मी स्टाइलाइज है और लोक धर्मी जो है जीवन रूप है, जीवन की चीज़ों के बीच से निकला हुआ है। लोक धर्मी होते हुए हम नाट्य धर्मी हो सकते हैं, यानी कि नाट्य धर्मी शैलियाँ भी हैं, रूढ़ियाँ भी हैं, और हम अपना एक स्टाइलाइज ला सकते हैं, स्टाइलाइज होके काम करना। घर पे है, घर पे क्या रिहर्सल करें? घर पे आप स्पीच की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो पढ़ना है उसमें एक सहजता हो, फ्लो हो, फम्बलिंग ना हो और स्पष्टता हो। मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि हालांकि ये बहुत मुश्किल था और बहुत सचेत होकर बात करने की ज़रूरत होती है, फिर भी मैंने सोचता हूँ कि मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण किताबों के बारे में आपके सामने रखा होगा। मैं समझता हूँ कि अभिनेताओं को कोशिश करनी चाहिए कि वो सतत प्रयत्नशील रहें, प्रैक्टिस में रहें और उसको, अपने अभिनय को की गुणवत्ता को समझें और उसकी प्रैक्टिकलिटी को समझें। और अभिनय करना एक स्वतंत्रता की मांग करता है, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की मांग करता है। वो अपना एक ओरिजिनल क्रिएशन की मांग करता है। इसकी तरफ अब एक्टर्स को जाना चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हम आगे भी मिलेंगे, और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हूँ और आप चाहें तो मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। मैं उपलब्ध हूँ, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की वेबसाइट पर आकर भी आप पूछ सकते हैं कुछ चीज़ें, तो वो मुझ तक फॉरवर्ड हो जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो समय चल रहा है उसमें आप सुरक्षित रहें। सरकार ने जो हमारे लिए गाइडलाइन दी है, देश में जो कि एक अवेयरनेस का माहौल का वातावरण चल रहा है, उसको अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने को स्वस्थ रखें, अपना इम्यूनिटी सिस्टम बना के रखें, उत्साहित रहें, सकारात्मक रहें, खुश रहें। ये बहुत ज़रूरी है। और एक सहयोग की भावना बनाए रखें, एक विश्वास बना कर चलें। मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास, एक भागीदारी, इसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों के स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें पटरी पर लौटेंगी। देखिए, प्राकृतिक वातावरण तो बहुत ही सुखद है, पर धीरे धीरे जो मनुष्य पर कष्ट आया है, संकट आया है,
या एक कठिन स्थिति आई है वो धीरे धीरे सुलझ जाएगी। उसके लिए हमको मेहनत करनी चाहिए, सहयोग देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपने को सँभालें, अपने घर परिवार के लोगों को सँभालें और अध्ययनशील रहें, समय का सदुपयोग करें और अपने एकांत को ढूँढें और अपने एकांत के अंदर अपनी योग्यताओं को, अपनी अंदर की जो इम्पोर्टेंस है उसको पकड़ने की कोशिश करें। आशा करता हूँ आपको मेरी बात उपयोगी लगी होगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब देता रहूँ, जुड़ा रहूँ। धन्यवाद। नमस्कार।